टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। आदाब, मैं अंशु नैथानी हाजिर हूं हिंदुस्तान की सोशियो इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और कल्चरल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात करेंगे तेज रफ्तारी से बदलती दुनिया में बच्चों की परवरिश, उम्मीदें और चैलेंजेस की। जैसा आज हर कोई महसूस कर रहा है कि रोज बदलती नई टेक्नोलॉजी और उसके असर से बदलते समाज और उसके तौर तरीके और ज़रूरतें हमें हर रोज एक नए चैलेंज का सामना करने पर मजबूर कर रही हैं। हमारे साथ साथ हमारे बच्चों को भी इसी समाज में पलना है, बढ़ना है और पढ़ना भी है। यानी आज सोशल मीडिया के जिस माहौल में हम सभी सांसें ले रहे हैं, उसमें हमारे बच्चे भी अछूते नहीं हैं। और अगर हमें उन्हें पढ़ाना लिखाना है, किसी काबिल बनाना है, तो उन्हें हमें नई तकनीक के इस्तेमाल की इजाज़त देनी ही होगी। और इसीलिए आज हर माँ बाप के नज़दीक यही सबसे बड़ा सवाल है कि रैपिडली बदलती इस दुनिया में पेरेंटिंग यानी बच्चों की परवरिश कैसे बेहतर की जाए और क्या उम्मीदें हैं और क्या चैलेंजेस हैं पेरेंटिंग को लेकर आज की दुनिया पर में, उसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। उनमें शामिल हैं एनसीईआरटी में डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रोफेसर उषा शर्मा और सनातन धर्म पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अनीता शर्मा। हम आप दोनों का ही बहुत बहुत वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। धन्यवाद। जैसे कि हम देख रहे हैं कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अगर कुछ अरसा पहले की बात की जाए तो एक क्वार्टर सेंचुरी में हम कहते थे कि बदलाव आता था, 20-25 साल में एक जनरेशन बदलती थी, चीज़ें बदलती थी और बदलाव आता था। लेकिन जो आज टेक्नोलॉजी का युग है उसमें ये बदलाव बहुत जल्दी आ रहा है। 2, 4, 5 सालों में ही बहुत चीज़ें जो हैं वो पुरानी पड़ती जा रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इंटरनेट है, AI का ज़माना आ गया, बहुत चीज़ें बदल रही है और इसमें जो पेरेंटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती जा रही है। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इतनी तेज़ रफ्तार से जो दुनिया बदल रही है उसमें ये जो चैलेंजेस आज पेरेंटिंग के आ गए हैं, क्या समझते हैं कि कितने बड़े ये चैलेंजेस हैं और कितने तेज़ी से बदल रहे हैं? आपसे उषा जी सबसे पहले जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम दर्शकों के साथ ये बात साझा करना चाहेंगे कि जैसे ही हम पेरेंटिंग या परवरिश शब्द को सुनते हैं तो एक तस्वीर उभरती है छोटे छोटे बच्चों की और उनकी माँ की। पिता अक्सर इस तस्वीर में से गायब होते हैं। फिर अगर उस तस्वीर में पिता भी शामिल हो जाएं तो अक्सर दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मौसा मौसी, बुआ फूफा, ये तमाम रिश्तेदार, ये जो परिवार के हिस्से हैं, ये धीरे धीरे तस्वीर में शामिल होना शुरू करते हैं। अगर उस तस्वीर में ये लोग भी शामिल हो जाएं तो अक्सर जो समाज है, जो परिवेश है जिसमें बच्चे पलते हैं, बढ़ते हैं, उनके लोग भी इस तस्वीर में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि जो परवरिश है, जो पेरेंटिंग है, वो जिम्मेदारी है परिवार की। और अगर एक विद्यालय अपने आप में एक परिवार है तो ये जिम्मेदारी बनती है शिक्षक की, स्कूल प्रमुख की, और अगर हम सभी समाज के सदस्य हैं तो ये तमाम समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। अब हम बात करते हैं कि ज़माना बदल रहा है और ज़माना लगातार बदल रहा है, उसके चैलेंजेस, उसके संघर्ष, उसकी चुनौतियाँ, उसकी चिंताएं भी लगातार बदल रही हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जिस आयु वर्ग के बच्चों की परवरिश को लेकर हम बेहद चिंतित हैं, तो क्या वाकई ये चिंता जायज़ है या नहीं। ये भी देखना ज़रूरी होगा कि हर उम्र का एक तकाजा होता है, यानी कि एक खास आयु वर्ग के बच्चे एक खास मनोविज्ञान के साथ पड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बात बहुत स्वाभाविक रूप से है कि अगर उम्र का ये पड़ाव है तो बच्चों के व्यवहार में ये परिवर्तन आएगा ही आएगा।
और उम्र का ये पड़ाव जैसे जैसे बदलता जाता है उनके जो स्वाभाविक व्यवहार हैं उसमें परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले समस्या को समस्या की तरह देखना ये सबसे एक मुश्किल टास्क है। तो कई बार समस्या नहीं होती है, वो एक स्वाभाविक वृत्ति होती है और हमें लगता है कि एक बहुत बड़ी समस्या है। तो सबसे पहले किसी भी तरह की परवरिश हो, किसी भी तरह के परिवार के सदस्य हों और किसी भी उम्र के बच्चे हों, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है बॉन्डिंग, यानी कि आपका अपनापन, आपका ममत्व, आपका वात्सल्य और ये जो एक आपसी बॉन्डिंग है यानी कि एक रिश्ता है, और उस रिश्ते में जो सबसे मजबूत कड़ी है वो है विश्वास। अगर परिवार का, माता पिता का और बच्चों के बीच ये विश्वास बना रहता है तो ये जाहिर सी बात है कि दुनिया की कोई भी चुनौती आए हम उस चुनौती का सामना कर सकते हैं। अनीता जी, आपसे यहाँ पर मेरा सवाल रहेगा, आप एजुकेशन के फील्ड से लगातार इतने लंबे अरसे से जुड़ी रही हैं और देख रही हैं, बच्चों में भी आप चेंजेस महसूस कर रही होंगी और साथ साथ जो एक पेरेंट्स का एक सोचने समझने का नज़रिया है वो भी बदला होगा। तो अगर हम इस बदलते दौर की बात करें तो क्या चैलेंजेस आप फील करती हैं सबसे ज़्यादा है इस वक्त पेरेंटिंग के? आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन बड़ी एक ये ऑब्ज़र्व करने की बात है, देखने की बात है कि हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से हर चीज़ का ऑटोमेशन होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है, कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का भी ऑटोमेशन हो रहा है। तो क्योंकि अधिकतर परिवारों में ऐसा हो रहा है कि माता पिता दोनों ही कहीं ना कहीं एंगेज्ड हैं, वो जॉब पर जाते हैं या बिजनेस करते हैं या एम्प्लॉयड हैं किसी भी तरह से। तो जो तस्वीर उषा जी ने एक शुरू में खींची थी, उस तस्वीर में पहले तो केवल पिता गायब थे, मुझे लग रहा है कि अब माँ भी गायब होती जा रही हैं। और एक जो कुशन होता था घर में, जो दादा दादी नाना नानी के रूप में, कहीं उसकी भी कमी होती जा रही है। तो हमको ये कहीं मिल करके तय करना है, सोचना है कि हमारे समय की सीमाएं क्या हो और परिवार के लिए एक जो समय निश्चित होना चाहिए वो होना ही चाहिए, उसको वो कैसे दिया जा सकता है। केवल अपने ऑफिस में बैठ कर के कैमरा से चेक कर लेना कि बच्चा क्या कर रहा है हर समय और कैसे उसकी परवरिश हो रही है, उससे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं पूरी नहीं होती है। लेकिन ये एक तरह की समस्या है। दूसरी तरह की समस्या ये भी है कि जो इस बदलते दौर में पेरेंट्स को पेरेंटिंग के साथ साथ आसपास के बदलते माहौल के बारे में भी अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी सा हो गया है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरह से दुनिया का स्वरूप बदल रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट थी कि ये हम अपने आने वाले समय में ही देखेंगे अपने बच्चों के साथ में कि वो अपने लाइफ टाइम में कम से कम 8 बार अपना करियर चॉइसेस को चेंज कर चुका होगा, अपने नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को चेंज कर चुका होगा। तो इसका अर्थ ये है कि बच्चे को बहुत तुरंत बदलाव, तेजी से होने वाले बदलाव के साथ में अडेप्ट करने की आदत होनी चाहिए। उसको अपने थॉट प्रोसेस में, अपने व्यवहार में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में एक विरोधाभास आ रहा है, वो फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी कम हो गई है। कारण ये है कि परिवार जो है वो संयुक्त परिवार भी नहीं है और संयुक्त के साथ साथ ऐसे भी नहीं है कि परिवार में 1 या 2 से अधिक बच्चे हों। तो ये जो समस्याएं हैं, एक दूसरे के साथ में जो एडजस्ट करने की एक नेचुरल नैसर्गिक प्रक्रिया होती थी, कहीं उस प्रक्रिया में भी तेजी से बदलाव आ रहा है। और ये बदलाव विद्यालय में भी महसूस किया जाता है, क्योंकि अब विद्यालय में जब पेरेंट्स आते हैं अपनी शिकायतों को लेकर के, तो उन पेरेंट्स की शिकायतों का जो नेचर है वो बदलता जा रहा है। वो केवल इस बात पर फोकस्ड रहता है कि मेरे बच्चे को ऐसा क्यों कहा गया, मेरे बच्चे के साथ में ऐसा क्यों हुआ। तो समाज की अपेक्षा जो है ना, हमारा फोकस केवल एक स्वयं पर, मेरे पर, मी, माइन, माई सेल्फ, इसके ऊपर कहीं फोकस होकर के रह गया है, वहीं कंसंट्रेट होकर के रह गया है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार हम एक ऐसा वातावरण अपने आसपास बनाएं कि सब एक दूसरे से मिलकर के रहना सीखें और एक दूसरे की केयर करना सीखें। इमोशनल बॉन्डिंग जो लुप्त हो रही है, वो इमोशनल बॉन्डिंग तभी बनेगी
जब इस बात को महत्व दिया जाएगा कि एक दूसरे का ध्यान कैसे रखें, प्यार के जो, प्रेम के जो परिभाषाएं हैं वो इस संदर्भ में दोबारा कहीं लिखने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल अनीता जी, बहुत बड़ा पॉइंट आपने रखा कि पूरा एक सोशल फैब्रिक है वो चेंज होता जा रहा है। अब पहले की तरह जॉइंट फैमिलीज नहीं है और एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच ज़्यादा हो रही है, इससे बजाय कि हम एक पूरे समाज के बारे में सोचें या एक हेल्पफुल हमारी एक सोच रहे हैं। और ये पेरेंटिंग और कहा जाए बच्चों दोनों में ही इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी जा रही है। उषा जी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये तो एक सोशल फैब्रिक की बात हुई, इसके अलावा जो एक टेक्नोलॉजी बदल रही है उससे भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रभावित हो रही है, उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि एक बात करें, कोविड के बाद से पूरी दुनिया ही एक तरह से ऑनलाइन हो गई, हमारे स्कूल्स तक, बच्चे भी। और सबसे ज़्यादा जो पेरेंट की आज एक परेशानी भरी बात है वो ये है कि स्क्रीन टाइम, बच्चे का स्क्रीन टाइम कैसे कम किया जाए। लगातार बच्चे मोबाइल पे, स्क्रीन पर, चाहे उनका पढ़ाई का बहाना हो या किसी भी चीज़ को लेकर, वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा हैं और रियल वर्ल्ड में कम है। तो इस चैलेंज को आप किस तरह देखती हैं पेरेंट्स के लिए? ये चैलेंज अपने आप में एक महा चैलेंज की तरह से आता है और कोविड के बाद से तो ये दुनिया बदल गई है। बच्चे भी कंफ्यूज हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना। जब हाथ में मोबाइल आता है तो अक्सर बड़े कहते हैं कितना मोबाइल देखते हो और कितना देखोगे, किताब ही पढ़ लो। और एक वो ज़माना था हम कहते हैं कि ये लो मोबाइल और अब इससे करो पढ़ाई। तो दरअसल मोबाइल का इस्तेमाल या किसी भी डिजिटल डिवाइस का जो इस्तेमाल है वो अपने आप में गलत नहीं है। ज़रूरी बात यह है कि हम उसका विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें, यानी कि जितना जायज़ हो, जितना ज़रूरी हो हम उस डिवाइस का इस्तेमाल करें, उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट ना रहें। लेकिन अक्सर ये बड़े जब बच्चों से बातें कहते हैं तो बच्चों के पास भी तर्क है, बुद्धि है। वो अपने माता पिता को भी लगातार ऑब्जर्व करते हैं, अपने बड़े भाई बहन को भी लगातार ऑब्जर्व करते हैं कि बड़े अक्सर खट 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 जितना समय वो मेट्रो में रहते हैं, मोबाइल में देखते रहते हैं, वो भी तो मोबाइल पे समय व्यतीत कर रहे हैं। तो बच्चा जब ये देखता है कि हमारे बड़े जो ये कह रहे हैं हमसे कि मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा मत करो, वो खुद मोबाइल में डूबे हुए हैं, तो जो व्यवहार हम बच्चों से अपेक्षा जिसकी करते हैं वैसा वैसा व्यवहार हम बड़ों को भी करना होगा। अब सवाल आएगा कि ये कि बड़े तो बड़े हैं और बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन ये दोनों बातें चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, उन दोनों के लिए है कि हम मोबाइल का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें। जितना आपकी नौकरी के लिए, जितना आपके काम के लिए मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरी है उतना भर कर लें। अब ज़रूरी बात है कि अगर हाथ में मोबाइल नहीं है तो फिर क्या, तो बच्चे अक्सर डिजिटल डिवाइस की तरफ या एक जो परस्पर बातचीत है, एक दूसरे के साथ बैठना है, हंसना है, खेलना है, खिलखिलाना है, मजाक करना है, मस्ती करनी है, मौज करनी है, ये जब होता है तो आप खुद देखेंगे कि मोबाइल स्वतः ही हमारे हाथ से छूट जाता है और फिर हम जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनके साथ मिलजुल कर आपस में खाना पीना जितना मस्ती के तरीके से करते हैं, वो जो दृश्य है, वो जो पूरा माहौल है वो देखने वाला होता है। तो किसी भी तरह का चैलेंज हो, ये ज़रूरी है कि हम बच्चों से जिस तरह के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं वैसा व्यवहार बड़ों को दिखाना होगा, क्योंकि बच्चे डेमोन्स्ट्रेशन से ही सीखते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने उषा जी। अगर हम बच्चों को मोबाइल के इस्तेमाल से रोकना चाहते हैं या उसके स्क्रीन टाइम को कम करना चाहते हैं तो पहले हमें पेरेंट्स को इसको अपने ऊपर लागू करना होगा। अनीता जी, मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूँगी, टेक्नोलॉजी की बात को अगर हम हटाएं तो जिस तरह से सोशल फैब्रिक की बात हुई या जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं आजकल वो एक सिंगल चाइल्ड ज़्यादा हैं और जॉइंट फैमिलीज़ नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली से आते हैं, तो उनकी एक जो एक सोशल एक सोच है वो एक बहुत अलग तरह की होती है। और पहले जो होता था जॉइंट फैमिली में रहते थे या सिबलिंग्स होते थे, ज़्यादा भाई बहन होते थे, तो एक मिल बांट के, जैसे कि आपने अभी कहा ही, एक खूबसूरत रिश्ते वो बनाते थे। अभी उनकी जो है एक सोशल इनसिक्योरिटीज़ ज़्यादा बढ़ गई हैं। कई बार है कि जो पहले के पेरेंट्स कहा करते थे कि बच्चों को डांट फटकार भी दिया करते थे, उनके साथ थोड़े सख्त भी हो जाते थे, लेकिन अब अगर ऐसा होता है या कोई करता है तो बच्चों के साथ बहुत सारे मेंटल इश्यूज या इस तरह की दिक्कतें भी आती हैं। क्या लग रहा है इसकी क्या कुछ कॉजेज हैं, क्या ये समस्या है और इसको कैसे डील किया जाए, और खास तौर पर पेरेंट्स के लिए इस पे किस तरह की आप गाइडलाइंस देंगे, किस तरह की प्यार और डांट, इसमें कैसे बैलेंस बनाएं, कैसे डील करें बच्चे जब जिद करते हैं या कुछ समस्या होती है तो? जी, आपने जो बात कही कि भावनात्मक संबंध खत्म हो गए हैं, भावनात्मक सुरक्षा खत्म हो गई है,
तो मतलब मेरा ये मानना है कि अब बच्चों की दुनिया, चाहे धरती हो चाहे आसमान हो, पहले हम उनको बोला करते थे स्काई इज लिमिट, पर अब, और धरती के ऊपर विस्तार देखो, समुद्र का कैनवस देखो कितना बड़ा है, लेकिन अब क्या है कि ये सब कुछ, ये सारी लिमिट, सारी बाउंड्री सिर्फ एक स्क्रीन के सामने सिमट के रह गई हैं। मुझे अक्सर निदा फाजली साहब का एक शेर याद आता है, बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डर लगता है, मेरे दिल का कोई मासूम बच्चा बड़ा होने से डरता है। तो लेकिन अब वो मासूमियत ही कहीं ख़त्म हो गई है। बड़ों की दुनिया स्क्रीन के बहाने जो है वो बच्चों के पास पहुंच चुकी है। बच्चों को बड़ों की असुरक्षा, आसपास होने वाला वायलेंस, एग्रेशन, हर तरह की नेगेटिव न्यूज़ उनके पास पहले पहुंच जाती है, समय से पहले। अब तो ऐसा भी नहीं है कि अखबार के पन्ने के खोलने का इंतजार करना है, आपकी स्क्रीन के ऊपर स्वतः ही सब कुछ अपीयर होता रहता है और आपको वो अनजाने, जाने अनजाने, ना चाहने पर भी वो परोसता रहता है, वो जो आप नहीं खाना चाहते, जो नहीं आप देखना चाहते। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और मुझे ये लगता है कि इसका निदान एक ही बात से हो सकता है, क्योंकि वो समय जिस समय माता पिता आसपास नहीं है, उस समय के ऊपर तो शायद उनका कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन जब वो पास हैं तो आपसी बातचीत, कुछ ऐसे नियम घर में बनने चाहिए कि खाना मिलकर साथ ही खाएंगे। खाना खाते समय हम दिन भर की सारी चर्चाएं करेंगे कि हमारी आज का जो है समय कैसे बीता। एक मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत पहले खूबसूरत रिश्ता होता था बच्चों और बड़ों के बीच में, कहानियों का रिश्ता, वो भी कहीं ख़त्म हो रहा है। मैं कभी कभी बच्चों से स्कूल में पूछती हूँ कि आप ये बताओ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी माँ से, अपनी दादी से, अपने पिता से कोई कभी कहानी सुनी है। तो मुझे कोई इक्का दुक्का ही ऐसा जवाब मिलता है कि जहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ उन्होंने ऐसा सुना। यहाँ तक कि अगर उनको कहानियाँ सुनाने के लिए भी कहा जाए तो वो सुनाना उनके लिए असंभव सा होता है, कहानियाँ बुनना भी मुश्किल होता चला जा रहा है। तो हमारी इमेजिनेशन भी ख़त्म होती चली जा रही है, क्योंकि सब कुछ विजुअल्स की फॉर्म में इतना सब कुछ आपके सामने है कि आप उसी को सच्चाई समझ रहे हैं, उसी को अंत समझ रहे हैं और कहीं अपनी विजुअलाइजेशन, अपनी इमेजिनेशन के लिए समय ही नहीं बचा है। तो वो ये माता पिता को कहीं ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी भी ऐसी हॉबीज़ को डेवलप करें कि कभी पेंटिंग्स करना, कभी कहानियाँ सुनना, कभी गीत गाना, कभी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, या कभी आर्ट गैलरीज में जाना, कभी प्राकृतिक स्थानों पर जाना, उसका सौंदर्य वो निहारना। क्योंकि घूमने भी जाते हैं तो होटल में जाते हैं और स्क्रीन के सामने बस बैठ जाते हैं। तो वो स्क्रीन की दुनिया से बाहर निकालने में तो माता पिता को जो है वो एक एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ेगा। अगर वो नहीं चलेंगे तो वो जो स्क्रीन में दुनिया आज सिमट रही है वो अपने आसपास से बिल्कुल अलग थलग होकर के फिर वो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस की तरफ जा रही है। इतने आइसोलेटेड हो गए हैं बच्चे, तो हमें हर समय ये अवसर ढूंढने की ज़रूरत है कि कैसे ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं कि इनका आसपास के बच्चों से, इनका रिश्तेदारों से, इनका घर में आए सभी मेहमानों से परिचय हो, बातचीत हो और कहीं ना कहीं गोष्ठियाँ हो, चर्चाएं हो, ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। कुदरत से जोड़ने की बच्चों को ज़रूरत है। आज जो उनकी एक असली दुनिया है उससे उनको जोड़ने की ज़रूरत है और स्क्रीन टाइम कम करने की इसलिए ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ और भी बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। उषा शर्मा जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के साथ अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है या उनकी अलग अलग डिमांड्स होती है जिनको पेरेंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। बात करेंगे अगर हम एक प्री टीन्स की या टीन एज ग्रुप के जो बच्चों की होती है, वो एक बिल्कुल ही अलहदा किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि आज अगर हम बात करें इतनी टेक्नोलॉजी उनके पास है कि समय से पहले ही वो बच्चे बड़े हो रहे हैं। यानी कि जो चीज़ें उनको अगर 20 साल में जाननी चाहिए थी वो 12 साल की उम्र में वो चीज़ों को जान रहे हैं और बहुत इसमें हमारा बस भी नहीं चलता है पेरेंट्स का।
तो इसमें बहुत सारे खतरे भी हैं, जैसे अगर कहा जाए वर्चुअल वर्ल्ड में बुलिंग है या अब्यूज़ है, बहुत सारे साइबर क्राइम्स हैं जिससे अनजाने में बच्चे उसका शिकार भी हो जाते हैं। ये एक सिक्योरिटी इशू भी है, बहुत इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बच्चे कई बार पेरेंट्स के साथ शेयर भी नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि फिर एक बहुत खतरनाक अंजाम की तरफ वो मुड़ जाते हैं। तो ये कितने बड़े डेंजर्स हैं, खतरे हैं, और किस तरह से टीन एज के साथ पेरेंट्स डील करें टीनेजर बच्चों के साथ? जो टीन एजर्स हैं जितने भी 16 है, 15 है, 13 है, तो मैं इन्हें ये कहती हूँ कि टीन कनस्तर की एज है। टीन कनस्तर की एज इसलिए कहती हूँ कि ये टीन कनस्तर बजते भी हैं और बजाए भी जाते हैं। तो ये एक ट्रांजिशन है, यानी कि आप चाइल्डहुड की दुनिया से निकलकर, बच्चे की दुनिया से निकलकर अब आप अडल्टहुड की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। तो ये एक पड़ाव है जिसे हम टीनेज कहते हैं। इस आयु वर्ग की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि ये ना तो बच्चों में है और ना बड़ों में है। जब छोटे मोटे काम करते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं उनसे, कुछ हाथ से छूट जाता है, छूट कर टूट जाता है, तो तुरंत ये सुनने को मिलता है इतने बड़े हो गए तुम, अब तक तुम्हें बर्तन संभालना नहीं आया। और जब तक वो गुड्डे गुलियों से खेलते रहेंगे, कंचे खेलेंगे, पतंग उड़ाएंगे, तो फिर ये सुनने को मिलता है कि अब तुम अब तक यही काम करते रहोगे। तो इन्हें ये समझ में नहीं आता कि ये बड़े हो गए हैं, ये अभी छोटे हैं। तो ये अपने आप से जूझते हैं, ये स्ट्रगल करते हैं कि हम बड़ों की दुनिया में हैं कि बच्चों की दुनिया में हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो 10 साल के बच्चे हैं, 11 साल के बच्चे हैं, तो इनमें भी इनका शुमार नहीं है। वो जो पूरा आयु वर्ग है या 7-8 साल के बच्चे, वो इनकी परवाह नहीं करते, इनको अपने ग्रुप में शामिल करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े हैं तो दीदी भैया अक्सर कहे जाते हैं। और इसके उम्र के बाद जब हम निकलते तो किशोरावस्था की तरफ पहुंचते हैं, यानी कि 18-19 साल है, तो ये उस ग्रुप में भी फिट नहीं बैठते। उन्हें लगता है 18-19 साल वाले आयु वर्ग को लगता है कि ये छोटे हैं और छोटों को लगता है कि ये बड़े हैं। तो ये 3 कनस्तर वाली उम्र है। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी और संभलने वाली बात माता पिता के लिए है, क्योंकि इसी उम्र के ट्रांजिशन में उनके जो फिजिकल बॉडी में चेंजेस होते हैं, अगर उनको धीरे धीरे बहुत प्यार से समझाया जाए, बताया जाए कि अब ऐसा होगा या ऐसा होने वाला है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ ये वो उम्र है जहाँ माँ और पिता दोनों को अपने बच्चों के साथ दोस्त बनने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। हालांकि हम दोस्त या मित्रवत व्यवहार करने की बात तो हर आयु वर्ग के लिए करते हैं, विशेष रूप से किशोरावस्था के लिए, एडोलेसेंट एज के लिए, जहां हम उसे कहते हैं कि वो बहुत झंझावात और आंधी तूफान का पड़ाव है। लेकिन इन बच्चों के साथ बहुत प्रेम से और उनकी भाषा में वो जैसा समझना चाहते हैं, उनके लेवल पर आकर चीज़ों को समझाने की ज़रूरत है। उनका हाथ में हाथ लेकर, हाथ पकड़कर और सहलाते हुए समझाने की ज़रूरत है, तो वो समझ जाएंगे। तो यहाँ बच्चे अपने भीतर हो रहे शारीरिक परिवर्तनों को लेकर बहुत घबराए से रहते हैं जी। अगर हम बॉयज़ की बात करें तो चेहरे पर हल्की हल्की से बाल उगने शुरू होते तो लगता है कि ये क्या हो गया। तो यहाँ पर एक पिता की जिम्मेदारी बनती है अपने लड़कों के प्रति, और एक माँ की जिम्मेदारी बनती है अपनी लड़कियों के प्रति, वो उनको ये सब चीज़ें समझाएं। यहाँ एक और ख़ास बात है, ख़ास चैलेंज हमारे सामने आता है, मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। अभी जिस बात से वो बहुत खुश थे, कल अगले दिन उसी बात से वो नाराज़ हो जाएंगे, और जिस बात से आज वो नाराज़ हैं, कल उसी बात से वो खुश हो जाएंगे। तो निकल गया तो हाथी निकल गया, और अटक गई तो पूंछ अटक गई, इनका ये हाल होता है। तो ये एज बहुत ही नाजुक एज है, और बच्चे खुद भी नहीं समझ पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो उनके साथ जो हो रहा है, जो उनके मूड स्विंग्स हैं, वो खुद भी नहीं समझ पाते कि उन्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। वो खुद भी नहीं समझ पाते कि ये उन्हें चीज़ आज जो पसंद है वो कल पसंद आएगी भी कि नहीं आएगी। और वो अपने माता पिता से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उनका पीयर ग्रुप है, यानी कि उनके जो दोस्त हैं, उनके जो सहपाठी हैं, वो बेस्ट ज्ञानवान है, यानी कि नॉलेजेबल पर्सन है, उनके पास वो जो जानकारी है वो लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ माता पिता को और ध्यान देने की ज़रूरत है कि असल में उनके बच्चों के दोस्त कौन हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो माता पिता से ज़्यादा अपने दोस्तों पर रिलाई करते हैं।
तो अगर माता पिता दोस्त बन जाएंगे तो बच्चे भी अपने माता पिता की बात पर भरोसा करना शुरू करेंगे। जी अनीता जी, यहाँ आपसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल मैं करना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ बच्चों की गलती नहीं होती, पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा गलती होती है परवरिश में। कई बार वो भी बहुत सारी अगर कहा जाए गलतियाँ कर बैठते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों में बच्चों के साथ सख्ती से पेश आते हैं, या फिर एक हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग एक टर्म है वो करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों पर प्रेशर रखते हैं कि आपको यही बनना है, इतने कोर्सेज में उनका दाखला करवाते हैं, या फिर उन पे एक प्रेशर रहता है कि बहुत सारी आप हॉबी परस्यू कीजिए, आप स्विमिंग भी सीखे, डांस भी सीखे। मतलब वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा एकदम परफेक्ट हो, या फिर पीयर प्रेशर उनका भी रहता है एक समाज में कि भाई पड़ोसी या हमारे फ्रेंड के बच्चे ने ये किया है तो हमारे बच्चे को ये करना चाहिए, और वो प्रेशर, वो एम्बिशन वो अपने बच्चे पे भी थोपने की कोशिश करते हैं। तो क्या लग रहा है, ये क्या प्रेशर कुछ ज़्यादा बड़ा है, और पेरेंट्स के लिए आप खास तौर पर क्या सजेशंस देना चाहेंगे या क्या उनको कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए उन्हें? आपका प्रश्न बहुत ही खूबसूरत है, और जब उषा जी बात कर रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि हम बच्चों को समझाना भी चाहते हैं और ये भी समझते हैं कि वो जो गलतियां करते हैं उन गलतियों को वो दोबारा ना करें, लेकिन और क्यों वो अपने पीयर प्रेशर की तरफ या अपने दोस्तों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उसका एक सीधा सरल सा कारण ये है कि वहाँ वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए एक्सेप्टेंस मिल रही है। वो एक्सेप्टेंस उनको अगर घर में मिलनी शुरू हो जाए, यानी उनको ऐसा माहौल मिले कि अगर गलती करी है, गलतियां तो सबसे होती हैं, और गलती अगर हो जाती है तो गलती को सुधारा भी जा सकता है, तो हम कहीं ना, और अगर करा है तो फिर उसको कन्फेस करना कि आप अपनी गलती को मान लीजिए, शेयर करिए, बांटिए और पूछिए कि आगे के लिए क्या रास्ता हो सकता है। तो कहीं ऐसा माहौल बनाने की भी आवश्यकता है कि काम डर से नहीं हो, काम जो है वो रिस्पेक्टफुली हो, और बच्चे में ये सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, उसका सेल्फ एस्टीम हाई रखने की ज़रूरत है। मैं थोड़ी अलग तरह की बात कहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि जब माता पिता, कोई बच्चा नया परिवार में आता है, उसका नाम बड़ी बहुत आशाओं और उम्मीदों के साथ रखते हैं, तो उनको जिस समय वो नाम रखा जाता है, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनको हमेशा उस नाम का अर्थ समझाना चाहिए, उसकी गंभीरता को समझना चाहिए, और उसको अपने नाम के प्रति वो गर्व भी महसूस करना चाहिए। और मैं ये अक्सर करती हूँ कि मेरे पास अगर कोई बच्चा आता है तो मेरा पहला प्रयत्न यही होता है कि मैं उससे पूछती हूँ कि तुम्हारा नाम क्या और इसका क्या अर्थ है, और सोचो कि तुम्हारे मम्मी पापा ने ये नाम क्यों रखा होगा। और मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे करके इससे उनमें जो एक सेल्फ अवेयरनेस की तरफ वो बढ़ते हैं। उस सेल्फ अवेयरनेस अगर उनको वो हो रही है और वो अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगला कर्तव्य शिक्षकों और माता पिता का है। केवल माता पिता के ऊपर ही सारी बात नहीं डालनी चाहिए। मैं ये कहूँगी कि शिक्षकों का भी उतना ही कर्तव्य है कि जो बच्चा अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहा है उसको वैसे ही अवसर दीजिए, उस तरह की गतिविधियों में भाग लेने के लिए उसके लिए अवसर बनाइए, और उनके माता पिता को भी समझाइए कि ये बच्चे में ये विशेष प्रतिभा है या ऐसी क्षमता है, इसलिए अपनी इच्छाओं को उसके ऊपर थोपने की बजाय उसकी क्षमताओं को समझकर उसके सेल्फ को रिस्पेक्ट करें और उसको फलने फूलने का, पल्लवित होने का मौका दें। तो अगर इस तरह से हम माहौल को आसपास उसके चेंज करेंगे तो मुझे ये लगता है कि धीरे धीरे करके बच्चे इस बात को समझते हैं। मैंने एक स्कूल में सर्वे करवाया, एक असेसमेंट करवाया, और आपको हैरानी होगी जान करके कि उसमें एक पर्टिकुलर फैक्टर था सोशल डिजायरेबिलिटी। और आजकल के बच्चों में वो सोशल डिजायरेबिलिटी का जो फैक्टर है वो इतना हाई है कि उसके पीछे वो अपना गोल भूल जाते हैं, क्योंकि वो उनको समाज में एक्सेप्टेंस चाहिए। तो जहां उनको एक्सेप्टेंस मिलती है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उस सोशल डिजायरेबिलिटी के चक्कर में, सोशल एक्सेप्टेंस को लेने के चक्कर में उनके जो बाकी सारे जो गुण हैं, जो वर्चूज हैं, वो कहीं ढक जाते हैं, दब जाते हैं। तो हमें उनको इस बात का एहसास कराने की ज़रूरत है कि तुम एक खूबसूरत कृति हो इस धरती पर, और तुम्हारे उस ईश्वर की, और उसके अनुसार तुम अपने आप को उतना ही बना सकते हो, अपनी लिमिट्स को कहीं तक भी बढ़ा सकते हो। कल मैं डॉक्टर कलाम के बारे में कहीं पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि मैं बचपन में बहुत छोटा था, शायद 7 या 8 साल की उम्र का था,
और मैंने हमेशा समुद्र का बड़ा शांत स्वरूप देखा था, बहुत खूबसूरत देखा था, लेकिन एक दिन उसके अंदर तूफान आया तो मुझे पता चला कि उसके अंदर कितनी भीषण ऊर्जा भी है। तो बच्चों को ये महसूस कराने की जरूरत है कि उनके अंदर असीम ऊर्जा है, लेकिन वो ऊर्जा जो है वो तूफान का रूप ले या वो तूफान की बजाय वो ऐसा रूप ले जो कि सबके लिए जीवनदायिनी हो। तो इस तरह की जो उनकी मासूमियत है उसको थोड़ी मासूमियत के साथ और थोड़ी मैच्योरिटी के साथ में हैंडल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही अनीता जी, सही बात कही कि एक सोशल वैलिडेशन आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है बच्चों के लिए। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का जो असर है, जिस तरह से बहुत सारा सोशल मीडिया बच्चे यूज़ करने लग गए हैं, तरह तरह के अगर ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम चीज़ों में बच्चे बहुत एक्टिव आजकल रहने लग गए हैं। और पेरेंट्स को भी लगता है कि शायद ये ज़रूरी भी है। और आज देखा जाए तो एक लाइक, शेयर और इन सब चीज़ों के लिए कि सोशल मीडिया में हमारी एक क्या इमेज है, इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है और परेशान भी हो जाते हैं और कई बार बहुत कुछ एक्सट्रीम भी वो स्टेप उठा लेते हैं। क्या लगता है सोशल मीडिया से क्या बच्चों को, पेरेंट्स को बिल्कुल काट देना चाहिए या क्या लिमिट इसकी रखें, क्या बाउंड्रीज रखें, क्या होना चाहिए? मैं इसके बारे में ये बात बताना चाहूँगी, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो देखिए सोशल मीडिया से छुटकारा पाना तो आसान नहीं है और वो जायज़ भी नहीं है, क्योंकि वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में मौजूद है। बस ये कि सोशल मीडिया की कौन सी बातों पर आप भरोसा करें, विश्वास करें, उन्हें रियल माने और सोशल मीडिया को सिर्फ उतना एंटरटेनमेंट का ज़रिया माने। और एक क्रिटिकल थिंकिंग भी सोशल मीडिया से डेवलप हो जाती है, लेकिन ये तय करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि क्या रियल है और क्या फेक है। तो इसलिए सोशल मीडिया की दुनिया को माता पिता और बच्चे एक साथ मिलकर समझते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट रील्स का बहुत ज़माना है और एक तरह का जब आप कंटेंट सोशल मीडिया पे देखना शुरू करते हैं तो फिर वो आपको वैसा वैसा कंटेंट देता चला जाता है। तो हमें कुछ चेक्स तो ज़रूर लगाने होंगे कि बच्चे क्या देख रहे हैं और जो देख रहे हैं उससे उनकी अपनी समझ क्या डेवलप हो रही है और उनकी समझ के साथ उनमें क्या क्या जो एटीट्यूड है उनका, उसमें किस किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। माता पिता सूंघ लेते हैं कि उनके बच्चों में क्या बदलाव आ रहे हैं। तो ये जो माता पिता के पास एक ये जन्मजात है। अब जब कोई भी अडल्ट पर्सन एक पेरेंट बनता है तो ये जो सूंघने वाला हुनर है उनके अंदर आ जाता है। वो सूंघ लेते हैं कि बच्चों में कुछ गड़बड़ चल रहा है। भले ही बच्चे घर में बहुत शांत रहने की कोशिश करें, लेकिन माँ को सबसे पहले पता चलता है कि बच्चे की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव तो आ ही रहा है। तो सोशल मीडिया से काटना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन सिर्फ ये है कि उसको समझें और बच्चों के साथ मिलकर समझेंगे तो शायद धीरे धीरे हम उसकी जो अहमियत है और उसका जो एक पॉजिटिव पक्ष है, उसका जो आयाम है, हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ एक बहुत ही अहम सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, अनीता जी आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से एक वर्चुअल वर्ल्ड में बच्चे रहने लगे हैं या पेरेंट्स को टाइम नहीं मिल रहा है, आपने बताया कि दादी नानी की कहानियाँ वो नहीं सुनते हैं, अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़ नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत सारे ट्रेडिशन आज ख़त्म होते जा रहे हैं या उनको करने की फुर्सत नहीं है पेरेंट्स के पास। अब हम देखेंगे कितने बच्चे आज पतंगबाजी कर रहे हैं या फिर बाहर आके वो ग्राउंड में खेलते हैं, बहुत कम हो गया है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। और ऐसे ही एक कहा जाए कि मॉडर्निटी और एक वैल्यूज़ और ट्रेडिशन का जो एक अच्छा बैलेंस बनना चाहिए, शायद उसकी कमी बच्चों में महसूस की जा रही है। क्या लग रहा है पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अपनी जड़ें हैं, अपनी जो ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, उसके साथ भी मॉडर्निटी के साथ साथ बच्चे उसके बारे में भी जानें। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आधुनिक परिवेश में तो हम जी ही रहे हैं और जीना तो आज के समाज के साथ ही है और आगे आने वाला जो जीवन है वो भी जिस माहौल में गुजरना है उसके लिए ही हमें तैयारी करनी होती है। लेकिन जहाँ तक अभी जैसे सोशल मीडिया की बात करी आपने, तो एक तो अवेयरनेस, नॉलेज कि अगर आप सोशल मीडिया पे भी कुछ देख रहे हैं तो क्या आप पहचान सकते हैं, क्या आपके पास इस बात का ज्ञान है कि कैसे पहचाने कि जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं वो फेक है या रियल है ना। जैसे वेबसाइट्स के बारे में बताया जाता है कि अगर आपके पास HTTPS लिखा है तो ये सेफ वेबसाइट है, अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब है फेक है ये इन्फॉर्मेशन। तो एक तो इस तरह की अवेयरनेस देना उनको बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब हम बच्चों को
बात करते हैं अभी, अगर आप नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत जगह पर इस बात के ऊपर एम्फेसिस दिया गया है कि हम भारतीय संस्कारों की बात करें, हम अपनी ज़मीन से जुड़ी हुई उसकी बात करें, और ये इसी तरह का एजुकेशन सिस्टम स्कूल में भी लेकर आए, क्योंकि अभी जो हमारा सिस्टम है बहुत ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि वो इंडिविजुअलिज्म के ऊपर, मटेरियलिज्म के ऊपर ज़्यादा बेस्ड हैं। जो वहाँ की थ्योरीज हैं साइकोलॉजी की, वो नीड बेस्ड ज़्यादा है, जबकि हमारे जो, अगर हम भारतीय पद्धतियों की बात करते हैं, पंचकोश सिद्धांतों की बात करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति उसके केवल उसका जो उसको मेजर करने का पैमाना है वो केवल उसकी सक्सेस या उसकी अकम्पलिशमेंट्स, मटेरियल अकम्पलिशमेंट्स नहीं है, वो उसके जो अंदर के गुण हैं, वो कितना चीज़ों को अपने आत्मसात कर रहा है, किस प्रकार से वो अपने आप को वो एक हार्मोनी बना के रख रहा है नेचर के साथ में, अपने आसपास के साथ में, अपने रिश्तों के साथ में, उस तरह से व्यक्ति की पहचान होती है। तो व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में समझना और अपनी भाषाओं को, अपनी भावनाओं को व्यक्त अच्छी तरीके से करना, उसको अच्छे से संप्रेषित करना, ये जो कुछ ऐसे गुण हैं, अगर ये गुण उसमें डाले जा सके, ये गुण उसमें लाए जा सके, तभी थोड़ा परिवर्तन दिखेगा। जैसे कि हम बोलते हैं ना, नैसर्गिक प्रतिभा को तो कहीं हम, या जो नेचुरल है उसको हम कहीं खो देते हैं। खूबसूरती को आप देखेंगे कि नदियां हैं, समुद्र हैं, पहाड़ हैं, उनकी अपनी अलग खूबसूरती है, लेकिन हम एक आर्टिफिशियल ब्यूटी क्रिएट करने के चक्कर में हर जगह रहते हैं। जब छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाते हैं, लेक्स बनाते हैं आर्टिफिशियल, तो वो आर्टिफिशियलिटी कहीं पेरेंटिंग में भी आ गई है, कहीं एजुकेशन सिस्टम में आ गई है। उस आर्टिफिशियलिटी को कहीं दूर करने की जरूरत है। जैसे कि छोटा सा ही मैं उदाहरण दूंगी कि जो घर की भाषा होती है वो अक्सर विद्यालय की भाषा से मैच नहीं करती। तो बच्चे को लगता है कि विद्यालय में बोली जाने वाली भाषा घर की भाषा से भिन्न है, तो इसका अर्थ ये है कि मुझे उसको नेग्लेक्ट करना है क्योंकि ये ज्यादा सोशली एक्सेप्टेबल है, ये वाली भाषा। तो मैं केवल फॉर्मल या इनफॉर्मल लैंग्वेज की बात नहीं कर रही, जो भाषा उनके घर पे बोली जा रही है उसको भी कहीं स्थान मिलना चाहिए। ये एक छोटा सा उदाहरण है जी। तो हमें व्यक्ति को व्यक्ति की तरह ही समझना और उसको रिस्पेक्ट करना, ये कहीं बचपन से ये उसके मन में डालने की कोशिश करनी चाहिए। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही। उषा जी, आपसे एक ज़रूरी बात मैं यहाँ पर ये करना चाहूँगी कि बच्चे में एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बार होता है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चा बहुत छोटा है, अपने लिए सही डिसीजन नहीं ले सकता, तो वो हर पॉइंट, हर एक कदम पे बच्चे को बताते हैं तुम्हें ऐसे करना है, वैसे करना है, उससे कोई डिसीजन नहीं लेने दिया जाता, या कहें कि गलती उसे करने से हमेशा रोकते हैं। क्या कभी कभी लगता है कि गलती करना भी ठीक होता है, बच्चे भी इससे कुछ सीखेंगे, उन्हें कुछ डिसीजन उनको खुद लेने देने चाहिए, उनमें भी वो एक अलग इंडिविजुअल हैं। कई बार पेरेंट्स ये शायद समझने में गलती करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का ये एक रिश्ता होना चाहिए और बच्चों को कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए अपने डिसीजंस के लिए, और पेरेंट्स का रोल कहाँ आता है उन्हें सही और गलत के बीच समझाने का, बताने का कि कैसे वो फैसला करें लाइफ में, क्योंकि अल्टीमेटली कई फैसले उन्हें लाइफ में खुद ही लेने होते हैं। जी, आपने अक्सर टीवी पे एक ऐड देखा होगा कि दाग अच्छे हैं जी। तो ये एक ऐड है, कपड़े धोने का जो पाउडर है या लिक्विड है, ये उसका एक ऐड आता है कि दाग अच्छे हैं। तो ठीक इसी तरह से हम बात करते हैं कि जब बच्चे कोई डिसीजन लेते हैं और उनसे गलती से गलती होती है, जानबूझकर नहीं होती है, गलती से गलती हो जाती है, तो माता पिता को उनके साथ खड़ा होना होगा। बच्चों में ये भरोसा, ये विश्वास दिलाना होगा कि अगर गलती से भी हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि जब हम टीचर्स की बात करते हैं और पेरेंट्स की बात भी करते हैं तो वो एक काउंसलर होते हैं। एक बेस्ट काउंसलर वो होता है जो अपने क्लाइंट को, यानी कि जो जिनके साथ वो रहते हैं और जिनकी समस्याओं का समाधान करने की वो कोशिश करते हैं, तो वो उन्हें तमाम तरह की परिस्थितियां बता देते हैं कि देखो अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा और अगर ऐसा करते हो तो ऐसा होगा। तो यानी कि वो सारी स्थितियां, सारे एस्पेक्ट्स वो एकदम क्लियर कर देते हैं।
अब ये क्लाइंट पे छोड़ता है काउंसलर कि उसे कौन सा रास्ता या कौन सा तरीका या कौन सा उपाय उसे चूज करना है। वो उसके बिहाफ पर उसके लिए कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं। तो ठीक इसी तरह से माता पिता को भी सिर्फ ये बता देना होगा बच्चों को कि देखो इन स्थितियों में ऐसा ऐसा होता है, अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें किस रास्ते को चूज करना है। तो बच्चे ये धीरे धीरे ये समझ जाते हैं कि अगर हम किसी एक रास्ते को तय करते हैं तो उसकी मेरिट्स और उसकी डीमेरिट्स क्या हैं, और दूसरे रास्ते को तय करते हैं तो उसकी भी मेरिट्स और डीमेरिट्स होती हैं, लेकिन जिनकी मेरिट ज़्यादा है मुझे वो रास्ता चूज करना है। तो जब बच्चे और माता पिता के बीच में बातचीत होती है, एक डायलॉग होता है, एक संवाद होता है, और इसमें कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, यानी कि माता पिता को हर समय ये दिखाने की जताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हम बड़े हैं और हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं। जब बड़े बड़े हो जाते हैं तो बच्चों की दुनिया को उतने तरीके से और बारीकी से नहीं जान पाते जितना बच्चे समझते हैं। तो बच्चे अक्सर कहते हैं कि हमारी चिंताएं, हमारा बचपन आप बड़े नहीं समझते हैं, और बड़े कहते हैं बच्चों से कि आप हमें नहीं समझते हैं। जबकि जो माता पिता आज इतने बड़े हो गए हैं, जब वो बच्चे थे तो भी वो अपने उम्र की बहुत सारी चीज़ों को समझते थे और जानते थे। तो इसलिए माता पिता का काम सिर्फ ये है कि क्या करना है तो क्यों करना है, और क्या नहीं करना तो क्यों नहीं करना। ये क्यों के उत्तर बच्चों के पास होने चाहिए, और फिर बच्चों को तय करने दें कि उन्हें क्या करना है। लेकिन जिंदगी में कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं या नहीं होनी चाहिए जिसे कभी सुधारा ना जा सके। ये जो सबसे बड़ा खतरा है कि ऐसी कौन सी गलती है कि अगर ये हो गई तो उसे हम वापस नहीं ला सकते। तो इसलिए माता पिता को हमेशा अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए, और जो चूज करना है कि आपके कमरों की दीवारों का रंग क्या होगा, पर्दे कैसे होंगे, टीवी कौन सा लाना है, जूते चप्पल कैसे होंगे, अच्छा इस काम को कैसे किया जाए। तो जो माता पिता हैं वो भी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चों के साथ शेयर करें, उनसे पूछें अच्छा बताओ कि अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो बच्चों को भी लगेगा अब ये तो मौका आया है कि अब माता पिता हमसे पूछें कि उनकी समस्या का समाधान क्या है, तो वो तुरंत अपनी नज़रों में बहुत ऊंचे और बड़े हो जाते हैं। तब वो बारीकी से चीज़ों को समझना और सोचना शुरू करते हैं। तो इसलिए डायलॉग जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में सबसे मददगार है। बिल्कुल सही आपने बात कही कि एक ओपन कम्युनिकेशन होना, एक अच्छा कम्युनिकेशन होना बच्चे और पेरेंट्स के बीच, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जिससे एक ट्रस्ट बिल्डअप हो, बच्चे सभी बातें खुलकर अपने पेरेंट्स से करें और पेरेंट्स भी उनकी मदद करें अगर उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर मैं यही आपसे जानना चाहूँगी अनीता जी कि कुछ आप टिप्स या कुछ ऐसी बातें बताइए, कुछ सजेशंस जो आप पेरेंट्स और बच्चे जो है उन दोनों को ही देना चाहेंगे कि ताकि एक बचपन भी खुशहाल रहे और साथ ही पेरेंट्स के लिए भी दिक्कतें नहीं हो। एक कहा जाएगा कि बिल्कुल एक छोटी सी एक टिप्पणी के साथ आप हमें बताएं। तो मैं माता पिता को तो सबको ये सजेशन दूंगी कि आप अपने बच्चों को प्रश्न पूछने का अधिकार दें, क्योंकि प्रश्न पूछेगा आप उत्तर देंगे। कभी कभी आपके पास उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं भी होंगे तो उनको बोलिए कि मैं सोच के बताऊंगा, मैं कहीं से जानकारी इकट्ठी करके बताऊंगा, ताकि उनको ये समझ में आए कि आप बड़े हों या आप बच्चे हों, दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई उत्सुकता है किसी चीज़ को जानने की, तो वो जानकारी इकट्ठी करने के लिए कुछ आपको मेहनत, कुछ एफर्ट करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि आप अपने मन की बात अपने प्रश्नों के द्वारा अपने पेरेंट्स के सामने रख सकते हैं। कभी कभी बच्चे सीधे सीधे साहस नहीं करते अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभवों को शेयर करने का, परंतु कई बार प्रश्नों के माध्यम से कर लेते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस को के अनुभव के नाम पर कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो उनको छूट है वो मिलनी चाहिए। तो बातचीत बहुत अच्छी रहनी चाहिए, मधुर रहनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आर्गूमेंट में कन्वर्ट नहीं होने चाहिए। आपको जिस समय आप बात कर रहे हैं तो वो बातचीत का सिलसिला ऐसा हो कि ये समझ में आए कि अगर विरोधाभास भी है विचारों में, तो भी हमें एक दूसरे की बात को सुनने के लिए पूरा समय देना चाहिए और पूरी तन्मयता के साथ सुनना चाहिए अपना ओपिनियन रखने से पहले। तो ये आरंभ जो है, ये शुरुआत तो माता पिता ही कर सकते हैं और बच्चे उसको कैच करते हैं बहुत जल्दी। तो हमें कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी सिखाना है और उनको
बात करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार भी देना है। उषा जी, बिल्कुल ही शॉर्ट में आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या टिप्स आप पेरेंटिंग के लिए देना चाहेंगी, या कौन सा वो गोल्डन रूल है जिसे फॉलो करें पेरेंट्स और बच्चे भी ध्यान में रखें? गोल्डन रूल तो एक ही है, लेकिन आपने कहा कि 2 टिप्स देनी, तो मैं 2 टिप्स ही दूंगी। तो पहली टिप तो ये है कि हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड पेरेंट्स बनना है और बच्चों की प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह समझें, और वो प्रॉब्लम्स नहीं है तो उसको इग्नोर करना भी हमें सीखना होगा। और गोल्डन टिप ये है कि हम अक्सर कहते हैं कि सास भी कभी बहू थी, तो पेरेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी यही आता है कि माता पिता भी कभी बच्चे थे। तो बस यही एक गोल्डन टिप है हमारे लिए, पेरेंट्स के लिए, कि पेरेंट्स जब भी अपने बच्चों के बारे में कोई डिसीजन लें या उनसे व्यवहार करें या कोई टीका टिप्पणी करें, तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि हम भी कभी बच्चे थे, तो माता पिता भी कभी बच्चे थे। यही एक गोल्डन टिप हमारे पास है। जी बिल्कुल, यानी कि अपने एक्सपीरियंस से सीखें और जो गलतियां आपने की हैं उससे सीखते हुए अपने बच्चों को सिखाएं, समझाएं, उनके साथ प्यार से पेश आएं और उनके साथ एक कम्युनिकेशन का चैनल हमेशा खुला रखें और अपने बच्चों की दोस्त बनने की कोशिश करें। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, और कहीं कोई दिक्कत भी होती है तो बहुत प्यार से, पेशेंस से आप बच्चों के साथ उसको शेयर करें, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में शरीक हुए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर करी। मुझे उम्मीद है कि सभी पेरेंट्स को और सभी बच्चों को आपकी ये सारी सजेशंस बहुत अच्छी लगी होंगी। थैंक यू। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? अगर आप भी अपनी कोई राय हमें देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। तो इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।